हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएल्स पीटी मटेरियल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आईएल्स बहुत ही जल्दी विद इन 7 डेज सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बता दूंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जनरल आईएल्स में। जनरल आईएल्स बेसिकली वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो जनरल और एकेडमिक दोनों आईएल्स में कवर होते हैं, सो दैट आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, आप जनरल कर रहे हो या एकेडमिक कर रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पहले ही आपके पास आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आईएल्स में जैसे कि आपको पता है 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। और रीडिंग में हमको मिलते हैं 1 आवर, जिसमें हमें मिलते हैं, तो हमें करने होते हैं टोटल 40 क्वेश्चंस। अब ये दोनों में सेम है, चाहे हम जनरल बात करें या एकेडमिक, रीडिंग मॉड्यूल दोनों में सेम है। बस डिफरेंस इतना होता है कि रीडिंग में जो डिफिकल्टी लेवल है वो एकेडमिक में थोड़ा हाई होता है। इसका रीजन ये है कि जो स्टूडेंट्स वीजा के लिए जाते हैं, स्टूडेंट के लिए एक डिफिकल्टी लेवल हाई रखा जाता है, सो दैट उसको स्टूडेंट का जो असेसमेंट है वो इजीली हो सके उस पर। और जनरल आईएल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वहां पर आपको जनरल क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हैं। इसीलिए अगर हम एकेडमिक आईएल्स की बात करें तो वहां पर हमें रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। स्कोर भी इसका अलग होता है। जब हम रीडिंग की बात करेंगे तब मैं आपको डिफरेंट स्कोर बताऊंगी दोनों तरह के मॉड्यूल्स का, सॉरी दोनों तरह के आईएल्स का, लाइक रीडिंग एकेडमिक का भी और जनरल का भी। लिसनिंग, दोनों मॉड्यूल्स दोनों तरह के आईएल्स में सेम होता है, जनरल और एकेडमिक। लिसनिंग में भी हमको 30 से 35 मिनट्स मिलते हैं। एक ऑडियो प्ले होता है 30-35 मिनट्स का, और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। अगेन, लिसनिंग में हमको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर हम पेपर बेस्ड आईएल्स देते हैं तो, ठीक है ना। अगर हम पेपर बेस्ड टेस्ट देते हैं, जिसे हम पीबीटी भी बोलते हैं, तो हमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने आंसर कॉपी करने के लिए। और अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं सीबीटी, तो हमें सिर्फ 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। रीडिंग में हमें इस तरह का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, लेकिन लिसनिंग जनरल और एकेडमिक दोनों में सेम होता है। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में हमें स्पीकिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज टास्क 1, जिसमें आपसे सिंपल सिंपल जनरल डे टू डे लाइफ के इंट्रोडक्टरी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड होता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक पे आपको 2 मिनट्स के लिए बोलना है, सो दे विल गिव यू दैट टॉपिक। थर्ड टास्क होता है डिटेल क्वेश्चंस, इन डेप्थ क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। तो वही क्यू कार्ड से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन डिटेल में वो आपसे पूछ सकते हैं। इट मे बी 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और टाइमिंग्स इसका वेरी करता है। 4 to 5 मिनट्स आपको हर क्वेश्चन में आंसर देना है। ये बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स की स्पीकिंग जो है वो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का होता है। बहुत से स्टूडेंट्स का स्पीकिंग 20 से 25 मिनट्स का भी होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बचा राइटिंग, जिस पर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। राइटिंग के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो राइटिंग मॉड्यूल स्टूडेंट्स 1 आवर का होता है। एकेडमिक राइटिंग भी 1 आवर का होता है और जनरल राइटिंग भी 1 आवर का होता है। राइटिंग में 2 टास्क होते हैं हमारे पास। एकेडमिक में यहां पर डिफरेंस आता है, जो हम टास्क 1 की बात करते हैं। टास्क 1 में ग्राफ ऐसे होता है। ग्राफ ऐसे में कोई भी ग्राफ हो सकता है, आपके पास पाई चार्ट हो सकता है, टेबल आपको दे सकते हैं, आपको बार ग्राफ दे सकते हैं, आपको लाइन ग्राफ दे सकते हैं, आपको प्रोसेस डायग्राम दे सकते हैं। तो कोई भी जो है ग्राफ, ऐसे एक ग्राफ आपको दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। यू हैव टू एनालाइज दैट ग्राफ एंड यू हैव टू राइट अबाउट इट। इस पार्ट को हम स्पेशली अलग से कवर करेंगे। देन पार्ट 2 आता है, जो जनरल की बात हम करें। जनरल में टास्क 1 आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 3 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है सेमी फॉर्मल लेटर, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम उसको लिखते हैं जिसे हम जानते हैं। सेमी फॉर्मल उसको लिखते हैं जिसको हम नहीं जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम जानते हैं। और सेमी फॉर्म इनफॉर्मल फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। तो ये भी हम डिटेल में आगे कवर करेंगे। टास्क 1 स्टूडेंट्स हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है। नंबर ऑफ वर्ड्स 150 होते हैं और उसके लिए हमें 20 मिनट्स मिलते हैं। देन आते हैं टास्क 2 पर, जिस पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। टास्क 2 आता है ऐसे। ऐसे कवर होगा दोनों जनरल में भी
और एकेडमिक में भी। इसीलिए मैंने बोला आज हम ऐसे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इनिशियली वही टॉपिक लेंगे जो दोनों जनरल और एकेडमिक में कवर होते हैं, जैसे कि ऐसे आता है। ऐसे का जो वेटेज है स्टूडेंट्स वो 3/4 होता है। तो ऐसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू टास्क 1। तो हमें ज्यादा फोकस भी ऐसे पर ही करना है। ऐसे में 250 वर्ड्स का ऐसे में लिखना होता है और टाइम गिवन इज 40 मिनट्स। एक्चुअली 40 मिनट्स नहीं होता है, 1 आवर होता है। 1 आवर को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 40 + 20, क्योंकि ज्यादा वेटेज इसका होता है ऐसे का, इसीलिए हम इसको 40 मिनट्स ऐसे को कवर करते हैं। तो अब हम आते हैं चेकिंग पैरामीटर्स पे। चेकिंग पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या होता है चेकिंग पैरामीटर्स? चेकिंग पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स जिसके बेसिस पर आपकी मार्किंग होती है स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा मिथ है कि हम लिख देंगे हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल जैसे कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि हर मॉड्यूल में हमें 9 में से स्कोर करना होता है। आउट ऑफ 9 बैंड हमें स्कोर करना होता है। तो वो 9 बैंड्स को 4 पार्ट्स में राइटिंग में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स हमने प्रॉपरली एड्रेस किए या नहीं किए। मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में किससे रिलेटेड बताना है। अगर क्वेश्चन के पार्ट में कुछ और भी एडेड है और हमने सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की, तो हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया। अगर हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया तो हमारे ऑलमोस्ट 2.25 बैंड जो इसमें आते हैं उसमें से बैंड रिड्यूस हो जाएंगे। तो टास्क अचीवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सारे पार्ट्स प्रॉपरली एड्रेस करने हैं स्टूडेंट्स। और आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, मिनिमम 150 और मिनिमम 250, मैक्सिमम 180 और मैक्सिमम 280, इसी रेंज में हमें लिखने हैं। ये भी इसी में आता है, इसके 2.25 बैंड्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, पंचुएशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना है हमें कि कहाँ पर कैपिटल करना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर होना चाहिए। वोकैबुलरी का हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इन सबके 2.25 बैंड्स होते हैं, डोंट टेक इट लाइटली। हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ठीक है, लेकिन कॉमा, कोलन, सेमीकोलन कहाँ लगना है और कहाँ नहीं लगना है, दोनों चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बैंड्स देती हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्रामर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। लेकिन ग्रामर के हमें सिर्फ 2.25 बैंड्स मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। तो हमारा फोकस सिर्फ ग्रामर पे नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रामर पे आपको फोकस करना ही नहीं है, लेकिन और चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर हमें ध्यान देना है ग्रामर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका ग्रामर एकदम खराब है तो यू कैन नॉट क्रैक आईएलटीएस, इट्स नॉट सो। नेक्स्ट आता है कोहेरेंस एंड कोहेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे ये पार्ट बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज ये बहुत ईजी है। इसके 2.25 बैंड्स आप पूरे के पूरे अपनी पॉकेट में ले जा सकते हो। अब कोहेरेंस एंड कोहेशन होता क्या है बेसिकली? कोहेरेंस एंड कोहेशन मीन्स आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आए, चाहे ऐसे की बात करें, लेटर की बात करें या ग्राफ ऐसे की बात करें, उनको लॉजिकली अरेंज करना, इसको बोलते हैं हम कोहेरेंस एंड कोहेशन। अरेंज आइडियाज लॉजिकली। अब हमारे दिमाग में ऐसे आया, अब हमारे सामने ऐसे आया, तो हम बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आएंगी ना, हम कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। उन्हें सिस्टमैटिकली कैसे लिखना है, लॉजिकली कैसे अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना है, उसके हमें बैंड्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। और ये बहुत ईजी है। कोहेरेंस एंड कोहेशन इज नॉट डिफिकल्ट। अभी हम ये सुनते ही हमारे माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम ये कैसे कर लेंगे, आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लॉजिकली अरेंज कैसे करेंगे, हमें तो समझ ही नहीं आता। तब तो हमें लगता है कि बस हमें लिख दें, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, जस्ट 40 मिनट्स वी हैव। तो उसी की तो बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है ये। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। आप वो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, आपके पूरे के पूरे 2.25 बैंड्स जो है वो आपकी पॉकेट में चले जाएंगे। सपोज आपके ग्रामर में 1 बैंड गया, 5-6 मिस्टेक्स हो गई, लेक्सिकल रिसोर्सेज में भी 1 बैंड गया,
को टास्क अचीवमेंट तो पूरा हम ला सकते हैं अपनी पॉकेट में, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोहेरेंस कोहेशन भी पूरा ला सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके 2 बैंड जाएंगे स्टूडेंट्स। इवन आपकी ग्रामर खराब है, लेक्सिकल रिसोर्सेज कम है, तो भी आप इजीली 7 स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस फॉर्मेट पर जाएं तो। और अगर आपने थोड़ा सा लेक्सिकल रिसोर्सेज और ग्रामर में भी काम कर दिया तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर 8 बैंड स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। तो चलिए अब आते हैं हम अपने कोहेरेंस एंड कोहेशन वाले पार्ट पे। तो हम ऐसे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऐसे के टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला है ओपिनियन बेस्ड, जो आज हम करने वाले हैं। इसके बाद है अग्री डिसअग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डिस्कस व्यूज एंड 2 पार्ट क्वेश्चंस। तो इतने सारे ऐसे के टाइप्स आते हैं, कोई भी आ सकता है। बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, लोग बोलते हैं कि मैम प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आता ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2 पार्ट क्वेश्चन भी आया है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन टाइप आ सकता है, आपको सबके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ओपिनियन बेस्ड ऐसे की तरफ। नाउ ओपिनियन बेस्ड ऐसे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे यानी आपका कोई ना कोई ओपिनियन पूछा जाएगा इसमें। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट। एकदम क्लियर रहना है कि मेरा ओपिनियन वन साइडेड ही होगा, ऑलवेज वन साइडेड ही ओपिनियन करना है आपको। ऐसा भी हो सकता है आप कभी नहीं लिखेंगे, इट विल नेवर बी, ऐसा भी हो सकता है। ओपिनियन कभी भी 2 साइडेड नहीं होता। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस इज ओपिनियन बेस्ड ऐसे, माई ओपिनियन इज दिस और माई ओपिनियन इज दैट। एक साइड लेकर के आपको बात करनी है, क्लियर। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात करते हैं। अगर ऐसे की बात करें हम, तो ऐसे को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, यही करेंगे। तो जनरली इंट्रोडक्शन का 1 पैराग्राफ होता है, बॉडी के 2 पैराग्राफ होते हैं और कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ होता है। जनरली सारे एसेस को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पैराग्राफ्स में। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात करते हैं। अब मैं आपको हर पैराग्राफ में एक एक सेंटेंस कैसे लिखना है उसका बेसिक फॉर्मेट बताऊंगी स्टूडेंट्स। देन आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगी कि उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सबसे पहला जो सेंटेंस होगा, आप एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे। जनरल स्टेटमेंट किस पे बनाएंगे स्टूडेंट्स, कीवर्ड पे। अब कीवर्ड क्या होता है, कोई भी वर्ड जो आपको लगता है कि रेलिवेंट है या नाउन है जिसे बोले हम, है ना, जो डिफरेंट है, जिसको देखते ही जो कैच होता है आपसे, दैट इज द कीवर्ड। जनरल स्टेटमेंट आपके जो ऐसे है उससे रेलिवेंट भी हो सकता है और इरेलीवेंट भी हो सकता है। तो पहला सेंटेंस आपका जनरल स्टेटमेंट होगा। सबसे पहला सेंटेंस जो भी आप लिखोगे वो जनरल स्टेटमेंट होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को पैराफ्रेज करोगे। पैराफ्रेज मतलब रीराइट इन योर ओन लैंग्वेज बट ओरिजिनल मीनिंग शुड नॉट चेंज। मतलब ऐसे को आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखोगे लेकिन उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो दैट इज पैराफ्रेजिंग क्वेश्चन। देन आता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मतलब मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है ना। मुझसे जब ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई ओपिनियन मांगेंगे, तो आप अपना ओपिनियन थीसिस स्टेटमेंट में देंगे। एंड देन आता है आउटलाइन ऑफ द ऐसे। ऐसे का जो शॉर्टकट है, आप पूरे ऐसे में जो बताने वाले हैं वो आपको आउटलाइन में बताना है कि मैं अपने ऐसे में ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सिर्फ 4 सेंटेंसेस होंगे स्टूडेंट, जनरल स्टेटमेंट, पैराफ्रेज क्वेश्चन, थीसिस स्टेटमेंट एंड आउटलाइन ऑफ द ऐसे। नेक्स्ट आता है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। नाउ फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, अब आपको क्वेश्चन में आया ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑब्वियसली उसके 2 पार्ट्स होंगे और आपसे बोला होगा आपका ओपिनियन क्या है। तो आपने अपना ओपिनियन सिलेक्ट कर लिया कि मेरा ओपिनियन ये है। मेरा ओपिनियन जो भी है वो मैंने रफ में लिख दिया कि मेरा ओपिनियन ये है। मैं आपको माइंड मैप भी बनाना सिखाऊंगी अभी स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले मैं आपको इसके 4 पार्ट्स बता देती हूँ, ठीक है। नाउ ओपिनियन के 2 पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। मेरा ओपिनियन इस वजह से और इस वजह से। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगी, 1 सेंटेंस में मैं अपना फर्स्ट पॉइंट लिखूंगी। मेरा ओपिनियन अगर कुछ है तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा ना कि मेरा ओपिनियन ये है, तो वो रीजन मैं यहां लिखूंगी, ठीक है। देन उसी रीजन को मैं 2 या 3 सेंटेंसेस में इलेबोरेट करूंगी, उसको एक्सपैंड करूंगी, ठीक है। देन मैं उसका एग्जाम्पल दूंगी। स्टूडेंट्स नो पर्सनल एग्जाम्पल, इसका आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देंगे जब तक आपसे पूछा नहीं गया है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड
रिलेट करके इसको बताइए, ऐसा भी आता है तो वहां पर आपको पर्सनल एग्जाम्पल देना है, अदरवाइज आपको पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। एंड देन आप 1 और 2 सेंटेंस में उसको जस्टिफाई करेंगे अपने एग्जाम्पल को, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ खत्म हो गया। देन आता है आपका सेकेंड बॉडी पैराग्राफ, और जिसमें वही सेम स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में किया वो हमें सेकेंड पॉइंट का करना है। सेकेंड रीजन जो हमने ओपिनियन, जिसकी वजह से हमने ओपिनियन दिया, हमारा ओपिनियन किसी न किसी वजह से होगा ना कोई रीजन होगा, बिकॉज दैट इज वाई हम इसी साइड है, हम दूसरी साइड नहीं है। तो पहला रीजन हमने फर्स्ट पॉइंट में दे दिया, सेकंड रीजन हमने सेकंड पॉइंट में दे दिया, उसी को हमने 1-2 लाइन में इलेबोरेट कर दिया, उसी का हमने एग्जाम्पल दे दिया, उसी को हमने जस्टिफाई कर दिया। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जनरल हो सकते हैं, जैसे कि हम किसी फील्ड की बात करें, इंजीनियरिंग, मेडिकल, है ना, कोई फील्ड की बात, जनरल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जैसे आप धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल दो, कोई पर्टिकुलर किसी कपड़े का, किसी ब्रांड का एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल जनरल भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल एग्जाम्पल नहीं होंगे। मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे रिलेटिव्स, नो, यू विल नेवर एड एनी पर्सनल एग्जाम्पल, उससे आपके बैंड रिड्यूस होंगे। सो प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दिस, यू विल नेवर गिव एनी पर्सनल एग्जाम्पल ऑन दिस। अब लास्ट जो पैराग्राफ है वो आता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आपको पूरे ऐसे को समराइज करना है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि मैम कंक्लूजन में क्या लिखें, तो मैं जनरली यही आपको एक सजेशन देती हूँ कि कंक्लूजन में आपको जो है इंट्रोडक्शन और बॉडी का मिक्स लिखना है, कि दिस इज दिस हैपन, हाउएवर दिस हैपन, ठीक है। तो आप अगर आप इस तरह से करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप समरी बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको पूरे ऐसे को पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज मतलब पूरे ऐसे को घुमा फिरा के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सो दैट विल बी द कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 या 2 सेंटेंस का भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कंक्लूजन आप ज्यादा बड़ा लिखें। अब ये जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको कोहेरेंस के भी बैंड मिलेंगे, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है टास्क अचीवमेंट, आपके सारे पार्ट्स भी कवर हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पे भी आप कंट्रोल रख सकेंगे स्टूडेंट्स। जो मैंने आपको बोला 4 सेंटेंसेस आप यहां लिखेंगे, देन आप 1 सेंटेंस यहां लिखेंगे, 2 से 3 यहां लिखेंगे, 1 यहाँ पे 2 3, यानी 6 से 7 सेंटेंसेस आप यहां लिखेंगे, 6 से 7 सेंटेंसेस आप यहां लिखेंगे, 2 से 3 सेंटेंसेस आप यहां लिखेंगे। तो इतना अगर आप इसको फॉलो करके लिखेंगे ना इस तरह से, तो आपका टास्क अचीवमेंट के भी 2.25 बैंड्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा ऐसे या तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया या बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो दोनों चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ना बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना बहुत ज्यादा छोटा होगा। ओवरऑल आप उसके सारे पार्ट्स को एड्रेस भी कर रहे हैं, और गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स में, जो कि है हमारे पास 250 से 280 वर्ड्स। 280 से ज्यादा भी लिखेंगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, बट आपको यही कोशिश करनी है कि 250 से 280 वर्ड्स में ऐसे को फिनिश कर देना है। तो चलिए आप देखते हैं माइंड मैप कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट्स जो भी आपका ओपिनियन है वो आप सबसे पहले इस तरह से सेंटर में लिख देंगे कि मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला 2 रीजन होंगे, एक रीजन आपने यहां लिख दिया, दूसरा रीजन आपने यहां लिख दिया। अब दोनों रीजन का एक एक आपने जनरल एग्जाम्पल यहां लिख दिया, ठीक है। देन आपने यहां पर कंक्लूजन लिख दिया। इस तरह से पहले एक रफ में माइंड मैप बनाएंगे आप कोई भी ऐसे लिखने से पहले। ये माइंड मैप बनाने से पहले आप डायरेक्टली ऐसे राइटिंग में नहीं जाएंगे। 5 मिनट्स आप इस माइंड मैप को दीजिए, आपका ऐसे आपका जो 40 मिनट्स है ना आपके पास, उसमें से 10 से 15 मिनट आपके सेव हो जाएंगे, और आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बहुत अच्छे से लिख सकेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला ऐसे जो हमारा एग्जाम्पल है। Some people believe that violence on TV and computer games has a damaging effect on the society. Others deny these factors have any significant influence on people's behavior. What is your opinion? Write at least 250 words. तो यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड क्या है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात जाएंगे। तो कीवर्ड क्या है? वायलेंस है, टीवी है, कंप्यूटर गेम्स है, सोसाइटी है। कोई भी एक वर्ड उठाकर हम सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस क्या था? पैराफ्रेज क्वेश्चन। तो पैराफ्रेज में हम इसी क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। अब रीराइट कैसे करेंगे? सम पीपल की जगह हम बोल सकते हैं वन पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिलीव की जगह हम बोल सकते हैं थिंग्स दैट, सिनोनिम्स लिखेंगे, ठीक है ना। वायलेंस ऑन टीवी, टीवी की जगह पे हम लिखेंगे स्मॉल स्क्रीन। डैमेजिंग इफेक्ट की जगह पर हम लिख सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम
पैराफ्रेज करने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन पार्ट ऑफ सोसाइटी थिंक्स दैट violence on small screen and computer games has a negative effect on society, however others opine in a different way. ठीक है, तो बिना कुछ किए हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया, बिना आंसर पे गए हमने क्वेश्चन को देखते ही उसको पैराफ्रेज कर दिया. अब थर्ड सेंटेंस आएगा, व्हाट इज योर ओपिनियन. सो इन माय ओपिनियन आइदर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो मुझे अपना ओपिनियन, मैंने आपको बोला था बिल्कुल क्लियर रखना है कि वायलेंस ऑन टीवी एंड कंप्यूटर गेम्स का सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है या नहीं होता. मेरा ओपिनियन एकदम क्लियर होना चाहिए, मैं दोनों बात नहीं कर सकती. ठीक है ना. देन हम आउटलाइन में लिखेंगे, इस ऐसे में आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर माय व्यूज, या फिर आई विल डाइव डीप इनटू द इशू इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स. ठीक है ना. दिस विल बी द आउटलाइन ऑफ द एसे. सो दिस इज हाउ, हमने क्वेश्चन देख करके ही बता दिया कि हम उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखने वाले हैं. तो चलिए इसका एक मॉडल आंसर हम देख लेते हैं. So these days the amount of violence in media is growing. तो देखिए स्टूडेंट, जनरल स्टेटमेंट कितना अच्छे से लिखा है. अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है ऐसे से, ये जनरल स्टेटमेंट है और वायलेंस पे लिया हुआ है. ठीक है, टीवी और कंप्यूटर गेम्स को एक साथ मीडिया वर्ड यूज किया है उसके लिए. नाउ while some people argue that others claim that, so this is paraphrasing, क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिखा है. ठीक है. I believe, तो ये क्या हो गया, थीसिस स्टेटमेंट, यानी आपका ओपिनियन क्या है. आई बिलीव दैट इन मोस्ट केसेस मीडिया वायलेंस डज नॉट अफेक्ट पीपल्स बिहेवियर. तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि मोस्ट केसेस में इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है ना. तो मैं एक साइड हो गई. एंड इन दिस ऐसे आई विल डाइव डीप इनटू दिस. तो ये क्या हो गया, आउटलाइन ऑफ द ऐसे. तो क्लियरली यहाँ पर जो मैंने आपको 4 पॉइंट समझाया है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है. नाउ अब देखिए यहाँ पर कैसे मैंने बता दिया दोनों पैराग्राफ मेरे सेम डायरेक्शन में जाएंगे. तो मैंने इसको फर्स्टली एंड मोरओवर करके कनेक्टर्स लगाए हैं. तो आप ये कनेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे तो आपके जो है ऐसे को बहुत अच्छा लुक आएगा. ठीक है, और बहुत अच्छे आपको वोकैबुलरी के भी मार्क्स मिलेंगे. नाउ फर्स्टली आई थिंक दैट दिस इज टू से हार्म एंड फॉर इंस्टेंस. देन मोरओवर, फॉर एग्जाम्पल. देखिए मैंने इंस्टेंस और एग्जाम्पल भी वर्ड रिपीट नहीं किए हैं. So avoid repetition students, it's very important. Don't repeat, else you are tend to lose your bands in lexical resources part. ठीक है. तो मैंने जिस तरह से लिखा है क्लियरली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई पहला सेंटेंस है एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल, जस्टिफिकेशन. सेकेंड पैराग्राफ में भी कहाँ एग्जाम्पल है, कहाँ क्या है, क्लियरली इट इज विजिबल. एंड देन टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन आई वुड से, देन मैंने पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर रिफ्रेज किया है. तो ये जो ऐसे है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें मैंने सारे पार्ट्स को प्रॉपरली एड्रेस किया है. नंबर ऑफ वर्ड्स भी मेरे सही हैं. तो मेरे 2.25 बैंड्स उसके आगे टास्क अचीवमेंट के, लेक्सिकल रिसोर्सेज के भी 2.25 बैंड्स आ गए. देखिए मैंने यहाँ पर पैम्पर्ड है ना, कम्बैटिव, एनविंसिंग, पर्सपेक्टिव, अग्रेसिवनेस, तो वोकैबुलरी भी यूज किए. तो 2.25 उसके भी आ गए. देन मेरे ग्रामर के 2.25 बैंड्स आ गए. रिमेनिंग मेरा जो है 2.25 बैंड्स आए वो कोहेरेंस एंड कोहेशन के, क्योंकि मैंने आइडियाज को लॉजिकली अरेंज किया है. किसी को ये अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं आएगी. कोई भी अगर ये ऐसे पढ़ेगा तो उसे क्लियरली समझ आ जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर ये खत्म हुआ है. ठीक है. तो ओवरऑल दिस इज अ 9 बैंड ऐसे. इवन इफ आई विल लूज like 4-5 points over here, I will not land less than 8 बैंड ऐसे. तो स्टूडेंट्स यही सब चीजें आपको फॉलो करनी है. बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको रिपीटेडली करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं. आई विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू फॉर योर अटेंशन स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon for further updates. Thank you students.